जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विकास जांगेड़ और मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन में पढ़ाने वाला हूं बिजनेस लॉ। ओके, देखिए जब हम लॉ सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं तो स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि सर ये तो ना शायद बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगा, इसके अंदर तो बहुत सारी थ्योरी हमें पढ़नी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस सब्जेक्ट इज टोटली कंसेप्चुअल और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और आप ये मान करके चलिए कि आपकी जो पूरी सीए की जर्नी में जो लॉ आने वाली है ना, ये उसका फाउंडेशन है। अगर आपने सीए फाउंडेशन की लॉ बहुत अच्छी तरह से समझी है तो आप ये मान करके चलिए कि आपको कभी भी सीए के अंदर किसी भी, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, चाहे आप इंटर के फर्स्ट ग्रुप में हो, चाहे आप सेकंड ग्रुप में हो, चाहे आप फाइनल में हो, कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। इवन दिस लॉ इज कनेक्टेड टू योर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। जब आप ऑडिट भी पढ़ रहे होंगे ना, तब भी लॉ आपको हेल्प करेगी। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छी से और बहुत कंसेप्चुअली इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। देखिए लॉ जो है, सबसे पहली बात हम ये समझें कि क्या एक ही तरह की लॉ होती है या लॉ को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखो बेटा, लॉ को ना हम बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरह की लॉ ऑपरेट करती है दुनिया में, हम ऐसा बोल सकते हैं। एक लॉ को हम कहेंगे क्रिमिनल लॉ। ओके, अब नाम से ही समझ में आ रहा है आपको क्रिमिनल लॉ। तो ये लॉ कब एक्शन में आती है? जब भी कोई क्राइम कमिट होता है। Whenever a crime commits, this law comes into action। और क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्टिव होता है गिल्टी को, जिसने क्राइम किया है उसे पनिश करना। ठीक है, चाहे जैसे कोई चोरी हो गई या कोई डकैती हो गई या कोई मर्डर हो गया, तो इन दैट केस कौन सी लॉ एक्शन में आएगी? क्रिमिनल लॉ एक्शन में आएगी। और क्रिमिनल लॉ के अंदर सेक्शंस, प्रोसीजर्स, रूल सब कुछ इस तरह से लिखे हैं कि वो आपको मदद करेगा गिल्टी को पनिशमेंट दिलाने में, जिसने वो क्राइम किया उसे पनिशमेंट दिलवाने में। ओके, क्रिमिनल लॉ के अलावा दूसरा क्लासिफिकेशन हम लॉ का कर सकते हैं, दैट इज बिजनेस लॉ। अब ये बिजनेस लॉ के अंदर क्या होता है? व्हेनेवर अ बिजनेस टेक्स प्लेस, और आई कैन से व्हेनेवर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, द बिजनेस लॉ कम्स इनटू एक्शन। आप किसी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप कोई चेक काट के दे रहे हैं, हमेशा जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, व्हेनेवर यू विल डू अ सर्टेन बिजनेस, दिस बिजनेस लॉ विल कम इनटू एक्शन। बिजनेस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, बिजनेस लॉ का ऑब्जेक्टिव किसी को पनिशमेंट दिलवाना नहीं है। बिजनेस लॉ का ऑब्जेक्टिव हमेशा यह होता है कि जो भी पार्टीज ने आपस में एक दूसरे के साथ अग्री किया है वो उस बात को अच्छे से निभाएं। अगर कोई एक पार्टी अपनी की हुई बात नहीं निभा रही है और इसके कारण दूसरी पार्टी का कोई नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई करवाना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस लॉ ऑलवेज। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बिजनेस लॉ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम बोलेंगे देखो, बिजनेस लॉ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी को पनिशमेंट दिलवाना नहीं है। बिजनेस लॉ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपके किए हुए वादे को तोड़ने की वजह से सामने वाली पार्टी का, सामने वाले व्यक्ति का किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है, तो उसके नुकसान की भरपाई करवाई जाए। दिस इज द ओनली एंड अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस लॉ। ओके, अब अगर आप इफ यू आर अबाउट टू बिकम अ लॉयर, अगर आप एक लॉयर बन रहे होते तो डेफिनेटली आपको क्रिमिनल लॉ भी पढ़ाया जाता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको बिजनेस लॉ भी पढ़ाया जाता। बट यू आर इनटू द कोर्स ऑफ सीए, आप तो सीए के कोर्स में हैं। आप सीए के कोर्स में क्रिमिनल लॉ का तो कोई ज्यादा काम है नहीं, तो सीए के कोर्स में ना आपको सारा फोकस किस पे दिया जाएगा? बिजनेस लॉ पे दिया जाएगा। ओके, अच्छा, एक और जरूरी बात, एग्जैक्टली हम लोग आपके मॉड्यूल में क्या है वो स्टार्ट करें उससे पहले एक और जरूरी बात कि लॉ लिखी कैसे हुई है। क्या ऐसा है क्या कि पूरी की पूरी लॉ जो है वो किसी ने एक किताब के अंदर एज इट इज शुरू से लेके एंड तक लिख रखी हो? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बिजनेस भी कोई एक तरह का तो नहीं होता ना। जैसे पार्टनरशिप होती है, कंपनी जो है वो क्रिएट होती है, कंपनी फॉर्म में लोग बिजनेस करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में लोग बिजनेस करते हैं, ओपीसी होती है, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ओके, इसी तरह से एक इकोनॉमी के अंदर कई तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इसीलिए ना बिजनेस लॉ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर पूरी की पूरी लिखी हुई हो। जब हम बात करते हैं बिजनेस लॉ की, तो वी विल सी दैट देयर आर वेरियस एक्ट्स। बहुत सारे क्या हैं? एक्ट्स हैं। जब जब जिस जिस तरह की जरूरत पड़ती गई, सरकारें उस तरह के क्या बनाती गई? एक्ट्स बनाती गई। और वो सारे के सारे एक्ट्स जो कि बिजनेस से संबंधित है, सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं? बिजनेस लॉ की कैटेगरी में आ जाते हैं।
कई सारे एक्ट्स तो आपने 11th और 12th में भी पढ़े हैं बिजनेस लॉ के, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्लास 11th में अकाउंट्स के अंदर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। हालांकि तब आपने जो उसका लॉ वाला पार्ट था, जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट था, वो आपने ज्यादा डिस्कस नहीं किया होगा। 12th क्लास के अंदर आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा है, कंपनीज एक्ट 2013 आपने पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आज हम जब बिजनेस लॉ के बारे में बात करें तो आप पहली बार इससे रूबरू हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी हम बिजनेस लॉ के सर्टेन एक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं इन क्लास 11 एंड इन क्लास 12। हाँ, डिटेल में एग्जैक्टली बिजनेस लॉ क्या है, इसे पढ़ने का तरीका क्या है और ये असल में क्या चीज है, ये आप सीए फाउंडेशन से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस लॉ के अंदर बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली हमें एक्ट्स पढ़ने हैं। हम सीए फाउंडेशन में जो बिजनेस लॉ के अंदर एक्ट्स गिवन हैं, उसमें से आज हम सबसे पहला एक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड दिस फर्स्ट एक्ट इज दैट वी विल स्टडी इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भैया ये जो एक्ट है ना, ये ना सभी एक्ट की मां है, मां। दिस एक्ट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल एक्ट्स। सभी एक्ट्स की ये मां है। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिन कंसेप्ट्स पर बेस्ड है, इसके बाद जितने भी एक्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं प्रिंसिपल्स को ही आगे एक्सटेंशन करते हुए या उसी प्रिंसिपल्स को और डीप पे लेकर के जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन किसी भी एक्ट का, किसी भी बिजनेस लॉ के एक्ट का जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वो नींव क्या है? वो नींव है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आप ये मान करके चलो कि ये पहला एक्ट जो आपको दिया गया है ना, आईसीआई ने जो पहला एक्ट आपको पढ़ा है, मतलब आईसीआई वाले बहुत समझदार है, उन्होंने बहुत सही ढंग से आपका जो क्यूरिकुलम है उसको लिखा हुआ है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ सीए फाउंडेशन टूवर्ड्स द सीए फाइनल। और ये जो पहला एक्ट वो आपको पढ़ा रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको इसे बहुत अच्छी तरह से समझना है और काफी इंटरेस्टिंग भी है एक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एक्ट लागू कब हुआ था? साल तो यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है हमें। कौन से साल में लागू हुआ था ये? सन 1872, इन द ईयर 1872। डेट मैं आपको बता देता हूं, डेट थी इसकी 1 सितंबर 1872। अब मुझे एक बात बताओ, इन द ईयर 1872 क्या भारत देश आजाद था? ऑब्वियसली नॉट। उस समय हमारे देश में किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का रूल था। तो इसका मतलब ये एक्ट हमारे देश में किसने इंप्लीमेंट किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, क्यों इंप्लीमेंट किया उन्होंने हमारे यहां पर इस एक्ट को? क्या रीजन रहा कि उन्होंने हमारे देश के अंदर ये कानून लागू किया? देखिए, एक बात हम सब समझते हैं, जब अंग्रेज हमारे देश में पूरी तरह से अपना रूल एस्टैब्लिश जब उन्होंने कर लिया था, आफ्टर दैट उनका काम करने का जो तरीका था पूरे इंडिया के अंदर, दैट वाज टोटली डिफरेंट जैसा पहले एंशिएंट इंडिया में होता था। पहले एंशिएंट इंडिया में अगर किसी दो लोगों की लड़ाई हो जाती थी, चाहे वो कोई क्रिमिनल वाली लड़ाई हो, क्रिमिनल नेचर की लड़ाई हो, या कोई बिजनेस डिस्प्यूट हो, तो उसे कैसे सुलझाया जाता था? आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कैसे सुलझाया जाता था कि भैया जो राजा होता था उसका दरबान लगता था, दरबान के अंदर जो है दोनों लोग आकर के अपना पक्ष रखते थे, फिर राजा अपना दिमाग लगाता था और दिमाग लगा करके उस हिसाब से डिसीजन दे देता था। तो डू यू थिंक दैट इट्स अ फेयर प्रैक्टिस, जहां पर बस कोई व्यक्ति बिना कुछ रेफर किए, बिना कोई एक सर्टेन यू कैन से रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब को उठाए, बिना उसके उठाए अपने मन से, अपनी समझ से अगर किसी का फैसला सुना रहा है, बिना किसी एग्जैक्ट प्रोसीजर को फॉलो किए अगर फैसला सुना रहा है, तो क्या ये सही है? क्या इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है? ऑब्वियसली हैं। और ऐसा शायद राजा से हुआ भी होगा कई बार ऐसा रहा होगा कि जो है राजा ने गलत फैसले सुना दिए होंगे, लेकिन अब राजा तो राजा, उसके सामने तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। खैर, ये ट्रेडिशनल इंडिया में होता था। जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने कहा कि यार ये दिस इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स। ऐसे नहीं होगा, जैसे हमारे देश में होता है वैसे होगा। उन्होंने क्या करा? पूरे इंडिया के अंदर अदालतें बना दी। अब अदालतें तो आपने बना दी, लेकिन अदालत को ऑपरेट करने के लिए कानून चाहिए, उन्हें एक सर्टेन लॉ चाहिए, बिना उसके तो वो ऑपरेट नहीं कर सकते थे ना।
सो दैट्स वाई अब शुरुआत में तो ठीक है, उन्होंने कहा कि यार चलो इनके देश के अंदर ही फैसले सुनाने हैं, तो इनके देश में जो कानून चलते हैं उन्हीं के हिसाब से फैसले सुना देते हैं। तो इनिशियली तो अंग्रेजों की जो अदालतें थी वो हमारे देश के अंदर ले दे करके दो तरह के कानून सबसे ज्यादा चलते थे, एक हिंदू लॉ होता था, एक माउंटेन लॉ होता था, मुस्लिम लॉ जिसको अपन बोल सकते हैं। अब लेकिन इन दोनों कानूनों के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी थी। वो परेशानी ये थी कि ना तो हिंदू लॉ किसी किताब में सर्टेन सेक्शंस की फॉर्म में सिस्टमैटिक ढंग से लिखा हुआ था, और ना ही मुस्लिम लॉ जो है वो कहीं पर सिस्टमैटिक फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था। तो अब फिर हिंदू लॉ क्या है, कैसे पता चलता था कि भाई हिंदू लॉ पता चलता था कि हिंदू धर्म में क्या रीति रिवाज रहे हैं, लोगों ने पिछले कई सौ सालों से क्या फॉलो किया है, उसी को क्या मान लिया जाता था, हिंदू लॉ मान लिया जाता था। सेम चीज माउंटेन लॉ के साथ थी कि मुसलमान पिछले कई सौ सालों से क्या रीति रिवाज, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हीं को जो है, अगर हम इसकी बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी बात इस पे की जा सकती है, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि कई सौ सालों से वो क्या कर रहे थे, उसी को माउंटेन लॉ मान लिया जाता था। ओके, तो अंग्रेजों ने पहले तो कोशिश करी कि भाई एक काम करते हैं, अगर दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, अगर वो दोनों लोग हिंदू हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, मामला किससे सुलझा देते हैं, हिंदू लॉ से सुलझा देते हैं। अगर दोनों लोग मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लॉ से मामला सुलझा देते हैं। लेकिन परेशानियां तब हो जाती थी जब एक जना हिंदू है और दूसरा जो अदर पर्सन है, इफ दैट पर्सन इज मुस्लिम, इन दैट केस द वेरियस टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अराइजेस। फिर दूसरी बात, कहीं पर हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ जो है वो सिस्टमैटिक मैनर में लिखा भी नहीं हुआ था, तो मतलब बहुत परेशानी आ रही थी, जजेस को बहुत दिक्कतें आती थी फैसले सुनाने में, इंसाफ करने में, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली दे हैड डिसाइडेड कि यार ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरे इंडिया में एक कॉमन एक्ट बिजनेस डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए इंप्लीमेंट कर दिया, और वो एक्ट था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1 सितंबर 1872 से ये एक्ट इंडिया में लागू किया गया विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या मतलब है इस शब्द का? Retrospective effect means the contracts which had been made before the 1st September 1872 does not come under the scope of this ICA, Indian Contract Act 1872. Only the contracts that have been occurred after the 1st September 1872, which will only those contracts will come under the scope of ICA, that is Indian Contract Act 1872. सरल शब्दों में कहा जाए तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब यह है कि 1 सितंबर 1872 से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उन पर यह एक्ट लागू नहीं होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स 1 सितंबर 1872 के बाद हुए हैं उन्हीं पर यह एक्ट लागू होता है। चलिए, तो ये एक ना थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से ये बात समझ में आ चुकी है कि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नहीं था तो इंडिया में बेसिकली सारे मुद्दे जो हैं, जो भी बिजनेस डिस्प्यूट्स होते थे, वो कौन से कानूनों से सुलझाए जाते थे? हिंदू लॉ एंड द मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों के साथ परेशानियां क्या थी? बेसिक परेशानी ये थी कि ना तो हिंदू लॉ कहीं पर एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखा हुआ था और ना ही दूसरी तरफ मुस्लिम लॉ जो है वो एग्जैक्टली एक फॉर्म में लिखा हुआ था। इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका ये निकाला गया कि भैया एक कॉमन एक्ट लागू कर दो, एंड दैट एक्ट विल बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चाहे दोनों पार्टी हिंदू है, चाहे दोनों पार्टी मुस्लिम है, चाहे एक हिंदू है, चाहे एक मुस्लिम है, अब जो एक्ट इनके ऊपर लागू होगा स्पेशली फॉर सॉल्विंग द बिजनेस डिस्प्यूट्स, दैट एक्ट विल बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये भी हमें समझ में आ गया है कि भैया कौन सी तारीख से लागू हुआ था ये एक्ट? 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था। क्या 1 सितंबर 1872 से पहले होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पर यह लागू होता है? द आंसर इज नो। इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट्स जो 1 सितंबर 1872 के बाद हुए हैं, सिर्फ उन्हीं पर यह एक्ट एप्लीकेबल है। ओके, चलिए अब इस छोटी सी हिस्ट्री के बाद अब हम आगे बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस पूरे एक्ट का नाम क्या है? इस पूरे एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है
दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट असल में होता क्या है। देखो मैं आपको ना बिल्कुल एग्जैक्टली आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ाने वाला हूं, बिकॉज आप ये मान करके चलिए आईसीआई ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देयर मॉड्यूल, और यहां पर आपको कोई दूसरी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मॉड्यूल में से पढ़ा रहा हूं। तो आफ्टर द क्लास आप भी बहुत आराम से आईसीआई के मॉड्यूल में से सब चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, जो भी कुछ आपने पढ़ा, और देन अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो वो डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें यही समझनी है कि ये जो हम कह रहे हैं ना बार बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहली बात हमें यही समझनी है कि कॉन्ट्रैक्ट असल में होता क्या है। देखिए वैसे कोई नया शब्द तो है नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को पहले कभी सुना नहीं होगा, पहले भी सुना होगा आपने कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, जनरल अगर एक मतलब निकाला जाए साधारण सा एक लेमैन की लैंग्वेज में, जैसे लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट सुनते ही ये कहेगा जब दो लोग किसी बात के लिए अग्री हो जाते हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। बट अगर उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि एग्रीमेंट क्या होता है, तो डेफिनेटली इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट पर्सन विल बी कंफ्यूज्ड। उसे लगेगा कि यार एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही तो होता है, कहां डिफरेंस है दोनों में, एक ही तो मतलब है, दो लोग अगर किसी बात के लिए एग्री करें तो वही एग्रीमेंट है और वही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट बोथ आर वेरी मच डिफरेंट थिंग्स, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। कैसे अलग अलग है बात करते हैं, ध्यान देना। एक्चुअली व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ की भाषा में जब भी कोई एग्रीमेंट होता है और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इफ दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं, जिसे आप लॉ से एनफोर्स करवा सकते हैं। दैट टाइप ऑफ एग्रीमेंट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि यहां पर भी पूरी क्लैरिटी नहीं आती है, थोड़ा सा दिमाग में आता है कि एग्रीमेंट और एग्रीमेंट मीन्स व्हाट एंड देन व्हाट डज इट मीन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इसको भी क्लियर करते हैं। देखिए एग्रीमेंट का मतलब तो सिंपली क्या होता है, जब भी किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। कोई भी ऑफर, व्हेनेवर एनी ऑफर गेट्स एक्सेप्टेड इट विल बिकम एन एग्रीमेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगले महीने मेरा बर्थडे है 5 तारीख को, सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 5th ऑफ अप्रैल को मेरा बर्थडे है, तो आप लोग एक काम करिएगा, 5th ऑफ अप्रैल को आप सब कोटा आ जाइएगा, आई विल गिव यू अ पार्टी। ये मेरा ऑफर है आप लोगों के लिए, आई एम ऑफरिंग यू अ पार्टी ऑन 5th ऑफ अप्रैल ऑन माई बर्थडे। अगर आप मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है सर हम आएंगे, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, इट विल बिकम एन एग्रीमेंट। ये क्या बन जाएगा, एक एग्रीमेंट बन जाएगा। तो किसी भी ऑफर को जब एक्सेप्ट किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बन गया है, एग्रीमेंट बन गया है। लेकिन कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैंने अभी आपके और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर मैं आप लोगों को पार्टी देने वाला हूं, अगर मैं अपने इस एग्रीमेंट से मुकर जाऊं, 4th ऑफ अप्रैल को मैं आप लोगों को मना कर दूं कि मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं दूंगा, या सपोज 5th अप्रैल को आप आ जाओ कोटा और कोटा आकर के पता चले कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ जो है शहर के बाहर सपोज मनाली घूमने गया हूं, तो क्या आप लोग मेरे ऊपर कोई केस कर सकते हैं? क्या आप इस एग्रीमेंट को लॉ से एनफोर्स करवा सकते हैं? क्या जज के पास आप जाकर के बोल सकते हैं कि सर ने पार्टी देने के लिए कहा था, हम पहुंच भी गए, अब इन्होंने पार्टी नहीं दी है तो खुद शहर के बाहर है, तो इनसे हमारा जो किराया भाड़ा है वो रिकवर करवाया जाए, हमें यहां पर होटल में स्टे करना पड़ा, वो पैसा हमसे इनसे रिकवर करवाया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज नो। ये जो एग्रीमेंट था बर्थडे वाला, ये एग्रीमेंट तो था, बट दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन ये लॉ से एनफोर्सेबल नहीं है, तो ये एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज हम आपको ये जो है सीए फाउंडेशन का पूरा कोर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, हमारे पास एडमिशन ले लिया और अपनी पूरी फीस हमें एडवांस भी जमा करवा दी। बाद में हमने 3-4 दिन के बाद सपोज क्लासेस लगाना बंद कर दिया। हमने आपको ऑफर किया, हम आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाएंगे, आपने एक्सेप्ट कर लिया
कि ठीक है हमने जो फीस बताई आप उस पर भी एग्री हैं, तो हमारे बीच में क्या हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। इट्स एन एग्रीमेंट, मैंने ऑफर किया, मतलब हम लोगों ने ऑफर किया और आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इट्स एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम कुछ दिन के बाद पढ़ाना बंद कर देंगे तो आप हमारे ऊपर केस फाइल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली यू कैन। सो ये वाला जो एग्रीमेंट है, कौन सा वाला, कोचिंग वाला, जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया, फीस पे करी, अगर इस एग्रीमेंट को हम पूरा नहीं करते हैं देन दिस एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वही जो प्रीवियस वाला एग्रीमेंट था जिसमें मैंने आपको बर्थडे पे इनवाइट किया था, आपने हाँ भी भरी थी कि हाँ डेफिनेटली आप लोग आएंगे, वो एग्रीमेंट क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है यहां तक की बात? तो in very simple words, if someone asks what is contract, we will say it is an agreement that is enforceable by law. And if someone asks what is agreement, we will say whenever an offer is accepted, it will become an agreement. जब भी किसी ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा। हमारे पास आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, ये व्यवस्था भी है हमारे पास, सो दैट्स व्हाई डोंट हैव टू वरी। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाए तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब एक ये डिफरेंस है जो एग्जाम में आता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को पढ़ने से पहले हम एक बार नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड देन वी विल कम ऑन टू दिस डिफरेंस। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वही आपका क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। बट सवाल ये आता है कि कौन सा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा और कौन सा नहीं होगा। सर, इसका पता कैसे लगाया जाए? क्या कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम किसी एग्रीमेंट के अंदर चेक कर लें और देख लें कि हाँ ये एग्रीमेंट ये सारे पॉइंट्स को पूरा कर रहा है, तो ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है और ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ऐसे कोई पॉइंट्स हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स हैं। तो वो पॉइंट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहां लिखे हुए हैं? क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एग्जैक्टली देयर इज सम सेक्शन जिसके अंदर वो सारे पॉइंट्स इनलिस्टेड हों, जिन्हें पढ़कर के हमें ये पता चल जाए कि हाँ यार बस इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, हमें चेक करना है किसी एग्रीमेंट के अंदर, अगर ये प्रेजेंट है देन दिस एग्रीमेंट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर एक सेक्शन 10 गिवन है जो कि स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स को बताता है। यानी सेक्शन 10 के अंदर ये लिखा गया है कि भाई आप इन एसेंशियल एलिमेंट्स को चेक करिए किसी एग्रीमेंट में, अगर ये एसेंशियल एलिमेंट्स उस एग्रीमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हाउएवर सेक्शन 10 के अलावा भी जगह जगह पर कुछ और सेक्शंस के थ्रू भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट जो हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और हमें बताता है, जिन्हें हमें किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जिनकी प्रेजेंस होना किसी एग्रीमेंट में जरूरी होती है। खैर, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की। और ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, दे आर नॉट गिवन इन सेक्शन 10 बट दे आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल। पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन से एसेंशियल एलिमेंट जो हैं वो सेक्शन 10 के अंदर लिखे हुए हैं जिनकी प्रेजेंस किसी एग्रीमेंट को क्या बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। एवरीवन प्लीज ध्यान देना। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात जो कि एसेंशियल एलिमेंट है, हाउएवर इट इज नॉट रिटर्न इन सेक्शन 10, लेकिन स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, एसेंशियल है। मतलब मैं इस बात को फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम में ना इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है या इस तरह की बात आपको लिखने के लिए आ सकती है कि आप ना वो एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए जो सेक्शन 10 में गिवन है। तो फिर इन दैट केस आपको एसेंशियल एलिमेंट्स वही लिखने हैं जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन वो एसेंशियल एलिमेंट्स वही होने चाहिए जो कि सेक्शन 10 के अंदर इनलिस्टेड है। और अगर मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी है बट दे आर नॉट रिटर्न अंडर द सेक्शन 10, लेकिन वो सेक्शन 10 में जरूर लिखे हुए नहीं हैं, तो फिर इन दैट केस आपको उन एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताना है जो कि सेक्शन 10 में गिवन नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी हम पहले कौन से वाले एसेंशियल एलिमेंट्स को फोकस करने वाले हैं? जो सेक्शन 10 के अंदर लिखे हुए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो,
या जो सेक्शन 10 में नहीं लिखे हुए हैं वो? द आंसर इज हम पहले उन एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन वो सेक्शन 10 के अंदर लिखे हुए नहीं है। उनमें से पहला एसेंशियल एलिमेंट है टू पार्टीज। देखिए, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा जब उस एग्रीमेंट के अंदर कम से भी कम दो पार्टीज इन्वॉल्व हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं एक कागज लेता हूं और कागज के ऊपर ना अपने आप से एक वादा करता हूं। क्या वादा करता हूं? मैं अपने आप से एक वादा करता हूं कि आज से 5 साल के बाद मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर एनजीओ को डोनेट कर दूंगा। ऐसा वादा मैं खुद से करता हूं, ठीक है ना। मैंने सपोज 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बात लिखी, अपना खुद का सिग्नेचर किया, मैंने उसे उसकी नोटरी भी करा ली, मतलब मैंने उसे कोर्ट के पास रजिस्टर भी करा लिया उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर 5 साल के बाद मैं उस स्टैम्प पेपर पे लिखे हुए डॉक्यूमेंट को अगर मैं फॉलो नहीं करता हूं, तो क्या ये पूरा जो एग्रीमेंट है, क्या इसे कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सकता है? सपोज जिस एनजीओ को के नाम पर मैंने प्रॉपर्टी करने की बात की थी, ये डॉक्यूमेंट उस एनजीओ तक पहुंच जाता है। अब वो एनजीओ वाले मेरे पास आते हैं और मुझसे आकर के कहते हैं, देखो आपने खुद ने अपने आप से 5 साल पहले वादा किया था, स्टैम्प पेपर पे लिख के वादा किया था कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम पे कर देंगे? हमारे नाम पे कर देंगे। तो अब आप अपनी सारी प्रॉपर्टी हमें क्या कर दीजिए? डोनेट कर दीजिए। अगर मैं मना कर दूं तो क्या उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में ले जाकर के मेरी प्रॉपर्टी को एनजीओ वाले अपने नाम पे करवा सकते हैं? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में गया और जज ने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा, तो जज यही बोलेगा कि भाई इसमें पहली पार्टी ये खुद है और ये वादा ये किससे कर रहे हैं? ये वादा ये खुद अपने आप से कर रहे हैं। तो पहली पार्टी भी ये खुद है, बट देयर इज नो अदर पार्टी इन द एग्रीमेंट। लेकिन दूसरी पार्टी तो एग्रीमेंट में है ही नहीं। क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी है यहां पर, दूसरी पार्टी हमें नजर नहीं आ रही है, ये वादा खुद से किया गया है। सो दैट्स व्हाई दिस एग्रीमेंट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्रीमेंट क्या नहीं बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो आप ये बात याद रखिएगा, किसी भी एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो कम से भी कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट, जो एसेंशियल तो है लेकिन सेक्शन 10 में मेंशन नहीं है, दूसरा ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखिए, डेली बेसिस पर ना हम कई तरह के ऐसे एग्रीमेंट करते हैं जिन एग्रीमेंट्स को करते समय ना हमारे दिमाग में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं होता। लीगल रिलेशनशिप मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसने ये वाला काम नहीं किया तो मैं इस पर डेफिनेटली केस फाइल कर दूंगा। कैसे नहीं करेगा ये काम? मैं कोर्ट में जाकर के इसको स्यू कर दूंगा, इस तरह का इंटेंशन। तो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं डेली बेसिस पर जिनमें इस तरह का लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता है। जैसे डेफिनेटली एग्जाम से पहले कई बार पापा आपसे वादा करते होंगे कि बेटा तू इस बार इस वाले एग्जाम में डिस्टिंक्शन ले आ, मैं तेरे को बाइक दिला दूंगा। आप उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट भी करते होंगे, लेकिन क्या उस समय आपके दिमाग में ये इंटेंशन होता होगा कि अगर जो है अगर पापा ने मुझे बाइक नहीं दिलाई 75% आने के बाद भी, तो मैं पापा के ऊपर केस फाइल कर दूंगा? क्या ऐसा इंटेंशन आपके दिमाग में होता है? ऑब्वियसली नो। तो डेली बेसिस के कई सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। ऐसे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। हाँ, अभी जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, भाई हम सपोज आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमें फीस जमा करवा रहे हैं, इस तरह के एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा आपके दिमाग में कि अगर हमने पैसा दे दिया और इन्होंने नहीं पढ़ाया तो हम इन्हें कोर्ट में स्यू कर देंगे। ये इस तरह का इंटेंशन आप लेके चलेंगे। आप होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो होटल वाले के दिमाग में भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है कि हमने इन्हें खाना खिलाया और अगर इन्होंने बाद में पैसे नहीं दिए तो हम इनसे लॉफुली इस पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो यहां पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन है। वी विल सी लेटर कि किस तरह के मतलब कुछ ऐसे पहले के केसेस हैं जिनको रेफर करते हुए हम और अच्छी से इस बात को गहराई से समझेंगे कि भाई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के इंटेंशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। बट मेरे ख्याल से मोटे तौर पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि रोजमर्रा में हम जो अपने दोस्तों से वादे कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर से डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, शादी के इन्विटेशंस हम देते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ शादी में खाना खाने के लिए आइएगा, अगला उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या आप उसके साथ कुछ ऐसा इंटेंशन रख रहे हैं कि अगर ये खाना खाने नहीं आया
और इसके बदले का खाना हमें फेंकना पड़ा तो हम इसके ऊपर केस फाइल करेंगे। क्या इस तरह का इंटेंशन आपके दिमाग में होता है? ऑब्वियसली नॉट। तो ये जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, दोस्तों के साथ किए गए एग्रीमेंट है, किसी को शादी में बुलाना या बर्थडे में बुलाना, इस तरह के एग्रीमेंट्स के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन जनरली नहीं होता है। दैट्स वाई ये जो एग्रीमेंट्स है क्या नहीं बन पाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। अब तीसरा एसेंशियल एलिमेंट जो सेक्शन 10 में गिवन नहीं है बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 साफ तौर पे कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए खास तरह की लीगल फॉर्मेलिटी का कंप्लायंस करना जरूरी है, तो जब तक उस लीगल फॉर्मेलिटी को कंप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं अपना घर आपको बेचने की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं अपना घर आपको 1 लाख रुपए में बेच दूंगा। आप कह देते हैं ठीक है सर, बिल्कुल आपका ऑफर स्वीकार है, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये एग्रीमेंट हम कैसे करते हैं? ओरली करते हैं, ठीक है। अब जब भी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करनी है तो एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलग है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी जमीन जायदाद सामने वाले को तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ना हो, जब तक ट्रांसफर डीड रिटर्न में ना बने। तो मैंने ओरली कहा कि मैं अपना मकान आपको बेचना चाहता हूं, 1 लाख रुपए में खरीदोगे क्या? आपने भर दी हाँ कि ठीक है सर हम खरीद लेंगे बिल्कुल। क्या हमारा ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया? द आंसर इज नो, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट है और इस तरह के एग्रीमेंट में लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए। और वो लीगल फॉर्मेलिटी क्या है? दैट इज द लीगल फॉर्मेलिटी इज कि वो आपका जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है वो किस में होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए। गॉट इट? क्लियर है ये बात? तो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। तो अगर किसी खास तरह के एग्रीमेंट के लिए कोई सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटी का कंप्लायंस जरूरी है, तो जब तक वो लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट जो कि जरूरी है किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, लेकिन ये भी जो है किसी सेक्शन 10 के अंदर नहीं लिखा हुआ है। दिस फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस एग्रीमेंट का जो मतलब है वो डेफिनाइट, वो सर्टेन होना चाहिए। अगर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे कहते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे, आप पूछते हो ठीक है सर पढ़ा तो दोगे, फीस कितनी लोगे बताइए। हम कहते हैं कि यार फीस देख लेना, अपने हिसाब से दे देना, जो भी देना चाहो वो दे देना। तो अगर मैं आपसे इस तरह की बात कह रहा हूं, अगर हम आपसे इस तरह की बात कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन आप जो हमें फीस देंगे वो सर्टेन हम डिसाइड नहीं कर रहे, वो डेफिनाइट हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार दे देना, जो भी इच्छा हो दे देना बाद में। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज इन दिस एग्रीमेंट देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आप कितनी फीस देंगे ये एग्जैक्टली इसका जिक्र नहीं है, तो इसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बात बहुत जरूरी है कि उसका एक सर्टेन और डेफिनाइट मीनिंग होना चाहिए। हम कहते हैं कि हम आपको सीए फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सिर्फ 2,999 रुपए में पढ़ाएंगे। नाउ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। हम भले ही आपसे कहें कि हम आपको सीए फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, सिर्फ 11 रुपए में पढ़ाएंगे, देन ऑल्सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यहां पर मीनिंग जो है वो क्या है? वो सर्टेन है, एग्जैक्ट मीनिंग है। तो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसका जो मतलब है वो निश्चित होना चाहिए। लास्ट चीज, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई भी एग्रीमेंट ना कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब उस एग्रीमेंट के अंदर जो बात की जा रही है वो बात पॉसिबल हो करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ वादा कर रहे हैं कि आप उसके लिए चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, तो चांद तारे तोड़ के लाना क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो। सो दैट्स व्हाई ये एग्रीमेंट क्या नहीं कहला सकता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला सकता। मतलब अगर आपने किसी से ऐसा वादा किया भी है कि आप उसके लिए चांद तोड़ करके लाएंगे और बाद में आप नहीं ला रहे हैं, तो अगला आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता।
बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। आ रही बात समझ में? और थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट से ये एग्रीमेंट किया कि अगर तुम हर महीने मुझे 50 लाख रुपए देते रहोगे तो तुम कभी भी मरोगे नहीं। You will never die if you will pay me a consideration of say 50 lakh rupees every month। अगला राजी हो गया कि ठीक है यार, मरेंगे नहीं अपन कभी भी। इस तरह का एग्रीमेंट डॉक्टर ने अपने पेशेंट के साथ कर लिया। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज डेथ इज अ ट्रुथ, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ एंड यू कांट, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि भैया कोई मरा ही नहीं हो, कोई अभी तक जी रहा हो। सो ये जो एग्रीमेंट है ना कि सामने वाले को जीवित रखा जाएगा, जब तक वो पैसे देता रहेगा वो जीवित रहेगा, ये एग्रीमेंट पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। सो दैट्स वाई ये एग्रीमेंट क्या नहीं बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास ना हम यहीं पर खत्म करेंगे। और आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से पहले क्या चलता था? हिंदू लॉ, माउंटेन लॉ सिस्टमैटिक मैनर में नहीं था, तो इसीलिए उसकी जगह क्या लेकर के आ गए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर हमने पढ़ा अच्छा कि कौन सी तारीख को लागू हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। क्या पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पर ये एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो। जो बाद में हुए थे ये सिर्फ उसी पर क्या है? एप्लीकेबल है। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अच्छा, एग्रीमेंट क्या होता है? देन हमने समझा कि जब भी किसी ऑफर को कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो वो ऑफर क्या बन जाएगा? वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो इसके लिए इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, और कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है, क्या इसको चेक करने के लिए देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिनकी प्रेजेंस को चेक कर लिया जाए, और अगर वो सारे पॉइंट्स प्रेजेंट हैं तो ये कह दिया जाए कि हाँ ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं? क्या ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? द आंसर इज यस, डेफिनेटली ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 10 में ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स का जिक्र है। हां, उन एलिमेंट्स के अलावा भी जो सेक्शन 10 में गिवन है, कुछ और एसेंशियल एलिमेंट्स की भी जरूरत होती है किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। और आज हमने कौन से वाले एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े जो सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं? यस, द आंसर इज जो नहीं लिखे हुए हैं उन एसेंशियल एलिमेंट्स को हमने आज डिस्कस किया है। और वो कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स थे? पहला, दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज। दूसरा, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। गॉट इट? तीसरा हम लोगों ने पढ़ा दैट द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी सर्टेन एंड डेफिनाइट। एंड द लास्ट वन दैट इज देयर मस्ट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी एग्रीमेंट हम कर रहे हैं वो पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो ये पांचों एलिमेंट्स जो कि सेक्शन 10 में मेंशन नहीं है आज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर फर्दर क्लासेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट जो है वो वॉइस नोट बना के या कोई भी इमेज क्लिक करके आप वो डाउट हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।